हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजीएस लॉ क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये हमारा मुस्लिम लॉ का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम देखने वाले हैं तलाक के बारे में। मुस्लिम लॉ में तलाक यानी कि डिवोर्स क्या होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, हस्बैंड के पास कौन से राइट्स होते हैं, वाइफ के पास कौन से राइट्स होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से कैसे तलाक हो सकता है। तो हम अलग अलग तरीके के तलाक के बारे में आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, आई हैव सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। सो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एंड यू वांट मोर सच वीडियोस, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज आईजेएस लॉ क्लासेस। ओके, फाइनली स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। तलाक। तलाक बेसिकली क्या होता है? तलाक होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज की टाइज से जो दोनों पार्टीज है उनको रिलीज कर देना। रिलीज फ्रॉम मैरिज ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक, ऑफ द मैन एज वेल एज वुमेन, राइट। देखिए, अब ये जो तलाक है, हम इसकी बात करें मुस्लिम लॉ में, राइट। इसके अंदर हम देखें, मुस्लिम लॉ के अंदर अगर हम तलाक को देखते हैं तो मेल्स जो है वो सुपीरियर पोजीशन में है, ठीक है। मेल्स के पास है सारे राइट्स तलाक के, ठीक है। वो बिना किसी ग्राउंड के, यस यू हर्ड इट राइट, बिना किसी ग्राउंड के वो डाइवोर्स ले सकते हैं। वुमेन प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, जब वो तलाक की प्रोनाउंसमेंट कर रहे हैं मेल, तब वुमेन जो है वो एब्सेंट भी हो, तब भी तलाक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इवन उसकी एब्सेंस में भी वो प्रोनाउंस कर सकते हैं तलाक को। लेकिन वुमेन के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात करें तो वहां पे क्या होता था, मुस्लिम फीमेल को कोई भी राइट नहीं दिया जाता था इन रिस्पेक्ट ऑफ तलाक, राइट। लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जिसमें इनडायरेक्टली उनको राइट दिया गया है, ठीक है, जिनको हम आगे अभी देखेंगे, ठीक। ओके, सो अगर हम तलाक की बात करें, देखिए, एक तो आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मैंने कहा होता है बाय द डेथ, ठीक, या फिर दूसरा ऑप्शन रहता है तलाक, ठीक है। अब तलाक कैसे कैसे हो सकता है? तलाक हो सकता है बाय हस्बैंड, हो सकता है तलाक, बाय वाइफ हो सकता है तलाक, बाय म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है डिवोर्स, और कोर्ट से भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सारे सर्कमस्टांसेस एक एक करके पढ़ेंगे कि हस्बैंड किन किन तरीकों से डिवोर्स ले सकते हैं। देखिए, इनमें जनरली बताऊं तो कौन कौन सा डिवोर्स के ऑप्शन है हस्बैंड के पास, वो है तलाक ए सुन्नत और है तलाक ए बिद्दत, ठीक है। फिर तलाक ए सुन्नत जो है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अहसन और हसन। और तलाक ए बिद्दत क्या है आपका? ट्रिपल तलाक, राइट। फिर इसके अंदर इला और जीहर जैसी चीजें भी है जो हस्बैंड कर सकते हैं। दूसरी बात, तलाक तफवीज जो है, जो वाइफ जो डेलीगेटेड डिवोर्स जो रहता है वो होता है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं हमारे म्यूचुअल कंसेंट विच इज खुला एंड मुबारक। खुला और कोर्ट की क्या पोजीशन है, कोर्ट से कब वुमेन जो है डिवोर्स ले सकती है, कैसे ले सकते हैं, ठीक है, वो हम एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर देखेंगे, ठीक है। ओके, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये तलाक बिद्दत, जो कि क्या है? ट्रिपल तलाक, ठीक है। क्योंकि इसकी पोजीशन कस्टमरी लॉज में कुछ और थी, लेकिन अभी प्रेजेंट के हिसाब से देखें हम तो इसकी पोजीशन बहुत चेंज हो गई है अब, राइट। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, ठीक। तो फाइनली हम एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमने ये तो बता दिया, हस्बैंड डिवोर्स दे सकता है, वाइफ दे सकती है, म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है, बाय कोर्ट हो सकता है। लेकिन तलाक के लिए कैपेसिटी क्या होनी चाहिए पार्टीज की, वो भी जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, तलाक के लिए जो पार्टीज हैं वो साउंड माइंड के होने चाहिए, ठीक, वो मेजर होने चाहिए। उनकी कंसेंट जो है
वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। इवन तलाक जो है वो ओरल भी हो सकते हैं, ठीक है। और कैपेसिटी एसेंशियल्स मैं कहूंगी, बल्कि इसे अभी जो हम डिस्कस करें, दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटी, ठीक है। सॉरी, जो एसेंशियल्स है वो है कंसेंट, ओरल, ओरल जो है आपका तलाक हो सकता है, ठीक। दूसरी बात, आपका विटनेस होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा शिया में, ठीक। शिया में मैंने आपको बताया था, जब हम मैरिज का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, कि ये एट द टाइम ऑफ मैरिज विटनेस नहीं मांगते, एट द टाइम ऑफ डिवोर्स ये रिक्वायर करते हैं विटनेस को। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी आ जाती है कि एट द टाइम ऑफ तलाक विटनेस होनी चाहिए, और ओरल भी हो सकता है तलाक, ठीक है। दूसरी बात जो इशू रहता है, इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। नशे की अवस्था में दिया गया तलाक वैलिड तलाक है या नहीं है, इन जनरल सुन्नी कहता है, इन जनरल सुन्नी कहता है कि ये वैलिड है, और शिया कहता है कि ये वॉइड है, ठीक है। ऑल्दो इस पे एक केस लॉ हुआ था, जिसको हम आगे जब चीजें डिटेल में देखेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या एसेंशियल्स है एक मुस्लिम लॉ में तलाक की। तो पार्टीज मेजर माइंड की होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए, जो साउंड माइंड की होनी चाहिए, सॉरी, मेजर होनी चाहिए पार्टीज, कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए उसका, इवन ओरली भी तलाक हो सकता है, और शिया जो है वो इसमें रिक्वायर करते हैं विटनेसेस को, ठीक है। और इंटॉक्सिकेशन की हालत में जनरल सुन्नी कहता है कि इट इज अ वैलिड तलाक, और शिया कहता है इट इज अ वॉइड तलाक, ठीक है। आई होप इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होंगे किसी को। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ। डू यू हैव एनी डाउट्स? शुड आई इरेज दिस? देखिए, अब मैंने आपको तलाक के बारे में बताया, तलाक क्या है, इसमें मुस्लिम लॉ में जो सुपीरियर पोजीशन में है वो मेल है, मुस्लिम मेल है, क्योंकि कस्टमरी लॉ के हिसाब से फीमेल को कोई राइट नहीं दिया गया है डिवोर्स का। कोई राइट दिया भी गया है तो वो इनडायरेक्टली दिया गया है। फीमेल के पास जो राइट आ रहा है तलाक का, वो उनके हस्बैंड से आ रहा है, अगर हस्बैंड ने दिया है तो। अदरवाइज हस्बैंड ने राइट नहीं दिया तो वाइफ जो है तलाक नहीं ले सकती। तो इन जनरल अगर हम देखें तो कस्टमरी लॉज में, मुस्लिम कस्टमरी लॉज में फीमेल को कोई भी राइट नहीं दिया गया है डिवोर्स का। सारे के सारे राइट्स जो है मेल के पास ही है। लेकिन 1939 का हमारे पास एक एक्ट है जिसके अंदर वाइफ के पास भी ग्राउंड्स आ जाते हैं डिवोर्स के, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट कस्टमरी लॉज की बात करें तो मेल के पास ही सारे राइट्स हैं डिवोर्स के। वुमेन के पास, जो मुस्लिम वुमेन है उसके पास कोई भी ग्राउंड्स नहीं है, कोई भी राइट्स नहीं है डिवोर्स के, राइट। तो ये कुछ जनरल बातें थी, एसेंशियल्स थे, ये बात हो गई हमारी कैपेसिटी की, और ये कुछ एसेंशियल्स थे ऑफ अ वैलिड तलाक, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें बाय हस्बैंड की, तो बाय हस्बैंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो तरीके के तलाक बताया, तलाक के और ये फर्दर डिवाइडेड है, ठीक। और इसको हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं तलाक की सुन्नत क्या होता है। इसके अंदर दो तरीके के तलाक हैं। सबसे फर्स्ट है ये, जो मैंने आपको ए और बी दो कैटेगरीज लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम हसन की बात करते हैं और हसन की बात करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। अहसन हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप बताना चाहोगे मुझे व्हाट इज अ हसन? ये हमने जब ओवरव्यू किया था मैंने आपको बताया था सारी चीजें, अहसन और हसन क्या होता है. यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक अप. Ma'am, under son type, the pronouncement of talaq is made in a single sentence during the period of tuhar. ठीक है, तुहर होता क्या है? Ma'am, it is a duration during which wife is not menstruating. ठीक है, देखिए इसमें जो मेन चीज है मुस्लिम लॉ में जो एक चीज है जो आप तलाक में बार बार पढ़ोगे विच इज तूहर पीरियड. अब ये तूहर पीरियड होता क्या है? ठीक है, जो आप बार बार पढ़ोगे दैट इज तूहर. तूहर वो पीरियड होता है जिसमें एक वुमेन जो है फ्री होती है फ्रॉम हर मेंसुरेशन साइकिल. ठीक है, जब शी इज फ्री फ्रॉम हर मेंसुरेशन साइकिल, जब वो फ्री होती है मंथ के, उस पीरियड को तूहर पीरियड कहा जाता है. ठीक है, देखिए बेसिकली बाय हस्बैंड है ये डिवोर्स. ठीक है, अगर हम हस्बैंड की बात करें तो मुस्लिम लॉ में हम क्या क्या नोटिस करते हैं कि जो हस्बैंड है वो दे सकते हैं तलाक, ओरली दे सकते हैं, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स दिए गए हैं आपको वही बोलना है. तो कोई पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं है, बस जो वो बोल रहे हैं, जो हस्बैंड जिनकी इंटेंशन है तलाक देने की, जो बोल रहे हैं उनके वर्ड्स कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है मुस्लिम लॉ में कि आपने ये बोलना है. नो, बल्कि उनकी इंटेंशन जो है, जो वो बोल रहे हैं तलाक देने के लिए, वो क्लियर होने चाहिए और कोई डाउट नहीं होने चाहिए उनके वर्ड्स में. ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं है, देयर आर नो पर्टिकुलर वर्ड्स, बट जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्लियरली दिख रहा होना चाहिए उसके अंदर, क्लियर एंड अंडरस्टूड होना चाहिए कि ही इज टॉकिंग अबाउट तलाक. ठीक है, अगर वर्ड्स में कोई एम्बिग्यूटी होती है या डाउट होता है तो उसको तलाक नहीं माना जाता. जैसे कि अगर वो तलाक दे रहे हैं तो वो सीधा बोलेंगे दैट आई वांट टू गिव यू तलाक, आई एम गिविंग यू तलाक. लेकिन अगर वो बोल रहे हैं मैं होना चाहता हूँ, अलग हो जाऊंगा अगर तुम ऐसे नहीं करोगे, तो ये तलाक थोड़ी है. ठीक है, तलाक दे रहे हैं तो क्लियर और अंडरस्टूड होनी चाहिए बात दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द तलाक. अदरवाइज कोई डाउट है, कोई एम्बिगिटी है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता एज अ वैलिड तलाक, उसको तलाक नहीं माना जाता. तलाक दे रहे हो तो वर्ड्स क्लियर और अंडरस्टूड होना चाहिए आपके वर्ड से दैट वो तलाक दे रहे हैं. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं ओरल बोल रही हूँ तो ओरल है, रिटर्न नहीं होता. रिटर्न जो होता है उसको हम बोलते हैं तलाकनामा. उसमें क्या होता है, जो आपने ओरली जो बातें बोल दी तलाक की, उसको एज अ डॉक्यूमेंटेशन भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसको बोला जाता है तलाकनामा. ठीक है, जिसको बोला जाता है तलाकनामा. देखिए, अब बात हो रही है रिटर्न तलाक. देखिए शिया लॉ इस पे कहता है, शिया कहता है जब हमने आपको ओरल का बोल रखा है तो आप रिटर्न का क्यों दोगे. बस सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही शिया लॉ में रिटर्न जो तलाक है वो दिया जा सकता है. अब आप खुद लॉजिकली सोचिए क्या एक्सेप्शंस होंगी जिसमें कि रिटर्न तलाक को अलाउ किया जाएगा. जिसमें मेल जो होगा डेफ होगा, डेफ. ठीक है, डेफ, डम, एक पार्टी डेफ है या जो पार्टी दे रही है बोल नहीं सकती. ठीक है, तो इन केसेस में जो रिटर्न जो है वो अलाउ किया जाएगा शिया लॉ में. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट शिया ओनली. ठीक है, ओके. तो ये कुछ जनरल बातें थी कि हस्बैंड जो है बोल के तलाक दे सकते हैं, ओरली तलाक दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए फिक्स नहीं है, वो जो वर्ड बोल रहे हैं बट क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए. अब ये नहीं है कि हमने ओरल बोल दिया तो सुन्नी लॉ तो इस पे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन शिया लॉ कह रहा है कि हमने ओरल बोल रखा है, ओरल ही दो. अगर किसी को रिटर्न तलाक देना है तो वो हम सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ कर रहे हैं, जिसमें पार्टी जो है डेफ है या डम है, तो उसमें ही हम अलाउ कर रहे हैं रिटर्न. अदरवाइज जनरली हम अलाउ सिर्फ ओरल वाले को ही करते हैं. ठीक है, देखिए अगर इंटॉक्सिकेशन की हालत में, मैंने अभी आपको बताया इंटॉक्सिकेशन की हालत में अगर कोई पर्सन डिवोर्स दे देता है, चाहे उसकी इंटेंशन नहीं थी, मेयर स्लिप ऑफ टंग था उसका.
ठीक है, तो फिर क्या कहा जाता है, सुन्नी लॉ में उसको वैलिड ही क्या कहा जाता है, लेकिन शिया लॉ में जो है कहा जाता है कि वो एक वॉइड है इन जनरल। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक केस लॉ आया जिसके अंदर सैयद राशिद अहमद सैयद राशिद अहमद वर्सेस अनीसा खातून, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डिवोर्स प्रोनाउंस किया जाता है किसी कंपल्जन में और मेयर स्लिप ऑफ टंग की वजह से, वो वैलिड तलाक ही होता है अंडर सुन्नी लॉ, अंडर सुन्नी लॉ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई जो डिवोर्स प्रोनाउंस किया जाता है इनफैक्ट कंपल्जन में भी या फिर मतलब नशे की हालत में या फिर मेयर स्लिप ऑफ टंग से, तो वो भी जो है एक वैलिड होगा। ठीक है, तलाक। लेकिन शिया लॉ में इसका उल्टा, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, नशे की हालत में अगर किया गया जो भी तलाक है वो एकदम वॉइड तलाक है। ठीक है, अब एक और केस है हमारे पास जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तलाक इनफैक्ट अगर वाइफ की एब्सेंस में भी दिया जाता है तो वो एक बिल्कुल वैलिड तलाक होता है। तो केस का नाम है मोहम्मद शामसुद्दीन वर्सेस नूरजहां। इस केस में क्या कहा गया कि तलाक अगर वाइफ के एब्सेंस में भी प्रोनाउंस किया गया है, वाइफ के प्रेजेंस में अगर तलाक प्रोनाउंस किया गया है तो वो बिल्कुल वैलिड जो है तलाक है, लेकिन उसका इफेक्ट कब होगा, उसका इफेक्ट तब होगा जब वो वाइफ के नॉलेज में आ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, है ना, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ऑफर की, एक्सेप्टेंस की, कि भाई इफेक्ट में कब आएगा, जब सामने वाली पार्टी के नॉलेज में आ जाएगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट में हम देखते हैं ना, तो इसमें भी ऐसा ही है कि भाई अगर वो डिवोर्स दे रहा है तो उसका एब्सेंस भी है कोई नहीं, लेकिन जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा तब से उस तलाक का इफेक्ट हो जाएगा। तो यही हेल्ड हुआ मोहम्मद शामसुद्दीन वर्सेस नूरजहां के केस में कि अगर तलाक प्रोनाउंस किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ वाइफ, तलाक विल कम टू इफेक्ट व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द वाइफ। राइट, देखिए कुछ बेसिक चीजें थी। उसके बाद हम बेसिकली आ जाते हैं काइंड्स पे, तलाक सुन्नत, अहसन और हसन। हम अहसन की बात कर रहे थे, राइट, हम अहसन की बात कर रहे थे, जैसे कि स्टूडेंट ने भी बताया कि अहसन क्या होता है। तो कैन यू रिपीट यामिनी? यस, फाइनली हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देयर वर सम बेसिक्स व्हिच वर लेफ्ट, वो बता दिए। नाउ विल स्टार्ट विद अहसन एंड हसन। ठीक है, ये अहसन और हसन क्या है, ये तलाक के सुन्नत के ही सब पार्ट्स हैं। तो अहसन और हसन में यही डिफरेंस है कि इनमें अलग अलग टाइम पे प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि अहसन आप देखोगे तो ये सिंगल प्रोनाउंसमेंट है, और हसन देखोगे तो 3 बार प्रोनाउंस किया जाता है। तो हम देखते हैं होते क्या। यस यामिनी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। Ma'am, under Ahsan form of talaq, the husband pronounces the talaq in a single sentence during the period of tuhar of 5. ठीक है, तो इसमें अहसन में क्या होता है, इसमें सिंगल प्रोनाउंसमेंट होती है, एक ही बार वो तलाक बोलता है, लेकिन कब बोलता है वो जरूरी है ड्यूरिंग टू हर पीरियड। जब वाइफ अपने पीरियड्स जो होते हैं, उनकी मेंसुरेशन होती है, उससे फ्री होती हैं, महीने के उस पीरियड में, उस दौरान जब वो अपने मेंसुरेशन से फ्री होते हैं, उस दौरान करेगा वो एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट, उसे बोलते हैं अहसन। ठीक है, वहीं हसन क्या होता है, बोलिए। Under Hassan form of talaq, divorce is pronounced by husband in 3 successive pronouncements during 3 successive periods of tuhar. देखिए, इसमें अहसन में क्या हुआ कि उसने महीने में एक बार, जब उसकी वाइफ फ्री थी पीरियड से, उसने उस दौरान बस एक बार कह दिया। तो यहाँ पे डिवोर्स जो है उसकी बात करें, सिर्फ एक बार कहना है, एक तुहर बस हो। लेकिन इसमें 3 बार कहना है, एक तुहर के पीरियड में एक बार कहना है, यानी कि 3 मंथ्स में, जनरल देखें हम 3 मंथ्स में, हर एक मंथ में एक एक बार उसे बोलना है
डिवोर्स की प्रोनाउंसमेंट करनी है। लेकिन हर महीने 3 महीनों तक वो हर महीने एक एक बार जो है प्रोनाउंस करेगा, ऑफ तलाक प्रोनाउंसमेंट करेगा तलाक की। लेकिन वो कब करेगा? हर महीने उस पीरियड में करेगा, टू हर पीरियड में करेगा, जब उसकी वाइफ फ्री होगी फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन, फ्री होगी फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन। हर महीने उस टाइम के दौरान जो है वो एक प्रोनाउंसमेंट करेगा, लगातार 3 महीने उसे करनी होगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। प्रोनाउंसमेंट इसमें एक बार होती है एक टू हर पीरियड में, इसमें जो है 3 बार होती है 3 टू हर पीरियड में। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों डिवोर्स है, जो दोनों तलाक है, ये रेवोकेबल है, इसे रेवोक किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि तलाक देने के बाद आपको जब मन करे जब आप रिवोक कर रहे हो, नहीं, कुछ टाइम दे रखा है कि अभी तक, इस पीरियड तक, इस लाइन तक ये जो डिवोर्स है ये रिवोक हो सकता है, उसके बाद ये डिवोर्स रिवोक नहीं हो सकता, ये इररिवोकेबल बन जाएगा। ठीक है, देखिए आपने एक प्रोनाउंसमेंट कर दिया, कब? जब वो महिला तुहर पीरियड में थी, तब आपने प्रोनाउंस कर दिया। इसके बाद वो महिला काटेगी इद्दत पीरियड। ठीक है, तो इद्दत पीरियड के खत्म होने तक, इद्दत पीरियड के खत्म होने तक आपने अपनी गलती को रियलाइज कर लिया। ठीक है, रियलाइज कर लिया या उसके साथ फिजिकल रिलेशन जो है बना लिए, तो ये जो डिवोर्स है ये रिवोक हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी इफेक्ट फिर नहीं होगा। लेकिन इस लाइन के गुजरते ही, चाहे आपने अगले दिन भी, इस लाइन के गुजरने के अगले दिन ही, अगले क्षण भी आपने ये किया, ठीक है, अपना भाई मैरिज जो है उसको बचाने की कोशिश की, तो वो नहीं बचेगी। आपको फिर हलाला की जो प्रोसीजर है उसमें जाना पड़ेगा और फिर आपको रीमैरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लाइन है, इसके बाद 1 मिनट बाद भी कुछ नहीं हो सकता, वो फिर इर्रेवोकेबल बन जाएगा। हो गया है तलाक तो हो गया, उसका इफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रिवोक कराना था तो इस लाइन के पहले आप रिवोक करा सकते थे, क्योंकि जब तक वो इर्रेवोकेबल था। अगर यहाँ तक आपने फिजिकल रिलेशन बना लिया, कभी भी आपने प्रोनाउंसमेंट कर दी तुहर पीरियड के दौरान, वहां से लेकर जब तक ये इद्दत पीरियड खत्म नहीं होता तब तक का आपके पास इतना टाइम था, इतने सारे टाइम के बीच में आपने बीच में कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाया होता तो आपका ये जो है रिवोक हो जाता, तलाक, तलाक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता फिर। ठीक है, और इस लाइन के बाद अगर आप करना चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तलाक अब इर्रिवोकेबल बन गया है। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखना। तो ये इद्दत पीरियड तक, ड्यूरिंग टिल द कंप्लीशन ऑफ इद्दत पीरियड, ये रेवोकेबल है। उसके बाद एक बार इद्दत पीरियड खत्म हो गया तो वो इररेवोकेबल बन जाता है। लेकिन वहीं हम हसन की बात करें तो हसन कब तक रिवोकेबल होता है? देखिए हसन में यहाँ पे बोला इद्दत पीरियड तक, यहाँ पर बोला गया है टिल द थर्ड प्रोनाउंसमेंट, तीसरी प्रोनाउंसमेंट तक आपका रिवोकेबल है। 3 महीनों का टाइम है भाई, बीच में हो सकता है आपने पहली प्रोनाउंसमेंट करी लेकिन उसके बाद जो है आपने फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, या दूसरी प्रोनाउंसमेंट करी उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, तीसरी प्रोनाउंसमेंट तक आपके पास भाई 3 महीने का टाइम दिया तो गया है रिवोकेबल का। आप बीच में कभी भी कॉन्ज्यूमेट करके, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप बना के इसको खत्म कर सकते थे, लेकिन एक बार तीसरी प्रोनाउंसमेंट का टाइम गया तो तब आपका इररिवोकेबल हो जाता है डिवोर्स। उसके बाद आप रिवोक इसे नहीं करा सकते, उसका इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 3 महीने का टाइम था, आपने बीच में जब भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाया होता तो आपका रिवोक हो जाता। अदरवाइज दैट यहाँ पे एक बार लगाया, इसके बाद आपका जो है तलाक इररिवोकेबल हो जाता है, इसके बाद आप रिवोक नहीं करा सकते। उसके बाद जो हलाला का प्रोसीजर है उससे आपको गुजरना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर है ये भी मैं याद दिला देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ये बी वाइफ है, इन दोनों के बीच में तलाक हो गया और इनका जो टाइम है वो भी निकल गया। अब इनको दोबारा से शादी करनी है एक दूसरे से, तो वाइफ को इस बी से जो है शादी करनी पड़ेगी। बी और ठीक है, वाइफ को एक दूसरे आदमी के साथ शादी करनी होगी, फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाने होंगे, फिर सी बी को डिवोर्स देगा, उसके बाद ही बी दोबारा अपने फॉर्मर हस्बैंड से जो है शादी कर सकती है। ठीक है, तो एक बार ये टाइम गुजर गया यहाँ का, एक बार ये टाइम गुजर गया यहाँ का, तो उन्हें ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो है इनका इफेक्ट हो जाता है तलाक का, वो बिल्कुल वैलिड तलाक हो जाता है।
ठीक है, इसके बाद इन्हें दोबारा रीमैरी करनी है तो इन्हें ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ठीक है। पर इससे पहले अगर ये फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते तो इनका जो है तलाक रिवोक हो जाता, बिल्कुल खत्म हो जाता उसका इफेक्ट, तो उन्हें इस प्रोसीजर से गुजरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती तब, ठीक है। आई होप हसन और हसन में कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए हाँ, एक पॉइंट इसके अंदर है क्या, अभी तो तुहर पीरियड तो हमें तब पता चलेगा जब जो वाइफ होगी उसको पीरियड्स आते होंगे, उसको मेंसुरेशन होती होगी। लेकिन कभी कभी कुछ लेडीज होती हैं जिनको जो है मेंसुरेशन नहीं होती है, तो उनके में तुहर पीरियड निकालेंगे कैसे? देखो अब उनको मेंसुरेशन होती ही नहीं है तो तुहर पीरियड निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा ही फ्री रहती है मेंसुरेशन साइकिल से। तो महीने के किसी भी टाइम पे आप बोल दो, ठीक है, यानी कि 30 डेज में आप एक बार प्रोनाउंसमेंट कर दो। इन केस वाइफ काफी ओल्ड है या फिर उसको किसी प्रॉब्लम की वजह से पीरियड्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनकी बात की गई है। आई होप इतना क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ डिवोर्स हमारे पास दे रखा है तलाक बिद्दत। यस, कोई बता सकता है व्हाट इज तलाक बिद्दत? अनम्यूट करके बोलिए। Ma'am, talaqul biddat is a form of talaq which is recognized by Sunni law only, and it is the most approved mode of talaq. Uh, Under it, three pronouncements during a single tuhar are made in order to make it effective. This is also called triple talaq. ठीक है, देखिए तलाक बिद्दत जो है ये क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल तलाक, ठीक है। ये ट्रिपल तलाक भी, इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रोनाउंसमेंट तो होती है, लेकिन हसन में क्या हो रहा था, हर महीने एक प्रोनाउंसमेंट होती है। 3 उसमें भी होती है, लेकिन 3 तुहर पीरियड, यानी कि हर महीने एक एक होती है, तीनों एक साथ नहीं होती। लेकिन इसमें तीनों प्रोनाउंसमेंट एक साथ ही होती है, एक ही तुहर पीरियड के अंदर होती है, ठीक है। 1 तुहर, एक ही तुहर के अंदर, यानी कि 3 बार वो प्रोनाउंस कर रहा है एक ही बार लगातार, तलाक तलाक तलाक। तो एक सेंटेंस में भी वो प्रोनाउंसमेंट कर सकता है 3 बार तलाक की, या सेपरेट सेंटेंस में भी कर सकता है वो, या मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तो एक वो सिंगल सेंटेंस में भी बोल सकता है तीनों बार, तीनों प्रोनाउंसमेंट वो सिंगल सेंटेंस में भी कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया तलाक तलाक तलाक, या सेपरेट सेंटेंस में भी कर सकता है। लेकिन जरूरी क्या है, उसे तुहर पीरियड के अंदर ही करना होगा, तीनों प्रोनाउंसमेंट, वो भी एक साथ लगातार, ठीक है। लेकिन एक केस लॉ आया जिसके अंदर कहा गया कि भाई ये जो तुहर पीरियड है, ये जो तुहर पीरियड है वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई उसका जो उसकी वजह से वो जो तलाक है वो इनवैलिड हो जाए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको तुहर पीरियड तो क्लियर होगा कि तुहर पीरियड होता क्या है, राइट। तो इसके अंदर एक केस लॉ आया, शेख वर्सेस मुसम्मत, ठीक। तो इसमें कहा गया कि जो तलाक बिद्दत है यानी कि ट्रिपल तलाक है, ये वैलिड है इवन इफ इट इज प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग वाइफ्स मेंसुरेशन पीरियड। वाइफ के मेंसुरेशन पीरियड के तहत भी अगर ट्रिपल तलाक 3 बार प्रोनाउंसमेंट कर दी है, तुहर पीरियड के अंदर नहीं की गई है, जो तुहर पीरियड के अंदर नहीं की गई, यानी कि कब, जब वुमेन जो है अपने मेंसुरेशन साइकिल पे है, जब महीने के जिस दौरान उसे मेंसुरेशंस हो रहे हैं, अगर उन दिनों में भी 3 बार प्रोनाउंस कर दिया है तलाक के लिए, तो वो एक वैलिड हो, ठीक है, वो एक वैलिड तलाक होगा इवन, ठीक है। वैसे तो क्या कहा गया है कस्टमरी लॉ में कि भाई एक तुहर पीरियड के अंदर ही आप बोलोगे, एक तुहर पीरियड के अंदर ही आप बोलोगे। तुहर पीरियड यानी कि कब, जब वो महिला फ्री होगी अपने मेंसुरेशन से, तब आप बोल सकते हो। लेकिन केस लॉ में कहा कि भाई अगर तुहर पीरियड के अंदर नहीं बोला, यानी कि जब महिला को मेंसुरेशन हो रहा है उस दौरान भी अगर कहा गया है, तो ये जो तलाक बिद्दत है, ये जो 3 प्रोनाउंसमेंट की गई है, ये जो तलाक है, ये बिल्कुल वैलिड तलाक है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था तलाक सुन्नत जो है, दोनों तलाक उसके अंदर जो है वो रेवोकेबल है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट्स दिए गए हैं। लेकिन तलाक
बिद्दत जो है ये रेवोकेबल नहीं है, ये इररेवोकेबल है। ठीक है, इसके अंदर रेवोकेबल का कोई भी टाइम नहीं दिया। जैसे ही आपने बोला आपका तलाक हो गया, सो इट इज इमीडिएट एंड इररेवोकेबल। ठीक है, इट इज इमीडिएट एंड इररेवोकेबल। ठीक है, पार्टीज को अगर रीमैरी करना है उन्हें वही फिर हलाला का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको एबीसी का प्रोसीजर बताया था ना, वही उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बिफोर 2017 का जो इनके कस्टमरी लॉज थे बेसिकली उनकी बात करें। प्रेजेंट सिचुएशन अलग है। अब ये जो ट्रिपल तलाक है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। शायरा बानो का केस आया था, उसके बाद से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन पहले की जो सिचुएशन थी वो भी जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये बिफोर 2017 की पूरी पिक्चर चल रही है कि ट्रिपल तलाक होता है और क्या होता है कि 3 प्रोनाउंसमेंट करनी होती है, वो भी एक सिंगल तुहर पीरियड में। ठीक है, और लगातार होंगी, या तो एक ही सिंगल सेंटेंस में कर दोगे या सेपरेट सेंटेंस में कर दोगे। इसका इफेक्ट इमीडिएट होता है और इरेवोकेबल होता है। अगर पार्टीज को दोबारा रीमैरी करना है एक दूसरे के साथ तो उन्हें हलाला का जो प्रोसीजर है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ऑल्सो ये जो ट्रिपल तलाक है इसको रिकॉग्नाइज बिफोर 2017 ऐसा नहीं है कि इंडियन जुडिशरी इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, इसका इम्प्लीमेंटेशन इसको इन्फोर्स भी करा रहा था इंडियन जुडिशरी और रिकॉग्नाइज भी कर रहा था इंडियन जुडिशरी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। चलिए, तो बात हुई सारी बिफोर 2017 की। अब कुछ केसेस देखते हैं। अभी हमने एक केस देखा शेख वर्सेस आशिता वाला, जिसके अंदर कहा गया कि भाई ये जो ट्रिपल तलाक है ये अगर मेंसुरेशन पीरियड के दौरान भी इसकी प्रोनाउंसमेंट की गई है तो वो बिल्कुल वैलिड है। दूसरा केस लॉ आया, कहीं ना कहीं ये इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया था ना। इन जनरल जो है सुन्नी लॉ इसको कह रहे हैं कि वैलिड है और शिया कह रहा है कि वॉइड है। तो केस का नाम था शेर मोहम्मद वर्सेस नगमा बीवी 2006। इस कोर्ट में क्या क्या हुआ, इस कोर्ट कह रही हूँ, इस केस में क्या हुआ था कि भाई जो कपल था, जो मेल था, उसने क्या किया, इंटॉक्सिकेशन में, नशे की अवस्था में जो है प्रोनाउंसमेंट कर दी थी, प्रोनाउंसमेंट कर दी थी तलाक की। ठीक है, नशे की हालत में, इंटॉक्सिकेशन में, इंटॉक्सिकेशन में उसने जो है तलाक की जो है प्रोनाउंसमेंट कर दी थी। ऑल्दो उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसने जो है इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में था, उसने तब ये डिक्लेयर प्रोनाउंसमेंट कर दी थी। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने रियलाइज किया कि उसने गलती कर दी है, उसने क्या कर दिया है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिपल तलाक तो जैसे ही कह देते हैं इमीडिएट उसका इन्फोर्स हो जाता है, इमीडिएट होता है, इररेवोकेबल होता है, फिर हलाला करना पड़ता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, वो जो कपल था उसको, आदमी को गलती अपनी रियलाइज हो गई तो वो होश में आया। तो भाई उसने कहा, वो दोनों तो एक साथ रहना चाहते थे, पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने फोर्सफुली, क्योंकि उनके तो कस्टमरी लॉज है ना कि भाई एक बार ये हो गया तो हो गया, आपको फिर हलाला करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका तलाक हो गया। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने उन दोनों कपल को जो है फोर्सफुली अलग कर दिया। तो ये जब केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई फोर्सफुली ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, फोर्सफुली नो वन कैन फोर्सफुली सेपरेट देम, कोई भी उन्हें फोर्सफुली सेपरेट नहीं कर सकता। और ये जो डिसीजन है ये सबके लिए है, ये सभी रिलीजन के लिए हम बोल रहे हैं कि किसी कपल को आप फोर्सफुली ऐसे अलग नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ने उन्हें फोर्सफुली अलग किया था ना, तो कोर्ट ने कहा फोर्सफुली आप अलग नहीं कर सकते, एंड वी ऑल शुड बिहेव इन अ सिविलाइज्ड मैनर। हम सभी को एक सिविलाइज्ड मैनर में बिहेव करना चाहिए। देखिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटेंशन ट्रिपल तलाक को लेकर 2006 में ही दिखा दी गई थी, क्योंकि जो वर्डिंग्स है कि वी ऑल शुड बिहेव इन अ सिविलाइज्ड मैनर, जो इच्छा है कपल की, हम उन्हें फोर्सफुली अलग नहीं कर सकते, वी वांट टू स्टे टुगेदर। ठीक है, ये बात इस केस के अंदर हेल्ड हुई थी। ठीक है, अब देखिए बिफोर 2017 का हमने काफी ज्यादा पढ़ लिया है, अब देखते हैं आफ्टर 2017 क्या हो। ठीक है, तो जो हमारा लीडिंग केस है इसके अंदर, जिसने पूरी पोजीशन चेंज कर दी, प्रेजेंटली जो ट्रिपल तलाक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा इसी केस के बाद हुआ। शायरा बानो
वर्सेस एंड अदर 2017, ठीक है। देखिए ये केस आया कोर्ट के अंदर, जिसके बाद ये जो ट्रिपल तलाक है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके बाद एक्ट बना दिया गया द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसके अंदर अगर किसी ने ट्रिपल तलाक किया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा, जिसकी क्लासिफिकेशन की गई एज अ नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस, और इसके अंदर जो सजा रखी गई वो रखी गई 3 years अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। देखिए और फाइन नहीं है ये, एंड फाइन, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। बिल का नाम मैं बता देती हूँ फिर से, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इस बिल के अंदर ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल रखा गया, कॉग्निजेबल रखा गया एंड कंपाउंडेबल रखा गया, ठीक है। और सजा कितनी रखी गई, 3 years इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, मैक्सिमम 3 years रखी गई, एंड फाइन, ठीक है, जिसके अंदर क्रिमिनलाइज कर दिया ट्रिपल तलाक को, ठीक है। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, आई एम वेटिंग। देखिए अब हमने देखा तलाक सुन्नत क्या होता है, तलाक उल सुन्नत क्या होता है, तलाक बिद्दत क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें हमने देख ली। अब इसके सिवा भी 2 चीजें और हैं जो हस्बैंड के पास रेमेडीज रहते हैं, क्या, इला जीहर, इला एंड जीहर। इसको मैं इरेज कर देती हूँ कि हम कर चुके हैं। एक हमने पढ़ा तलाकुल सुन्नत, तलाक बिद्दत, ठीक है। अब हम देखते हैं इला और जीहर क्या होते हैं। थर्ड इज इला, what is illa and what is zihar? Can anybody tell me? You can just unmute yourself and speak up. What is illa? Ma'am, under ILA, form of divorce. सबसे पहले कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी क्या रहती है इसके अंदर? The person must be adult and sane. यानी कि वो साउंड माइंड के होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। चलिए आगे, होता क्या है ये इला, आप बताएं। Person takes oath or promises to himself that he won't have a sexual intercourse with a wife for 4 months or more. यस राइट। और वाइफ के पास क्या रेमेडी रहती है? वाइफ अगर कोर्ट चली जाती है अगेंस्ट द इला, तो हस्बैंड क्या करेंगे फिर? चलिए उसके पास तो कोर्ट का रेमेडी है, वाइफ चली जाती है कोर्ट, तो हस्बैंड क्या कर सकते हैं? या तो हस्बैंड तलाक ले लेंगे, या फिर उन्होंने जो कसम खाई है, स्वेयर खाई है, उनके वर्ड्स को रिट्रैक्ट करेंगे, अपनी जो कसम, जो अपने वर्ड्स हैं वो वापस ले लेंगे, ठीक है। तो इला में बेसिकली कैपेसिटी होती है साउंड माइंड और मेजर, और इसके अंदर हस्बैंड क्या करते हैं, स्वेयर बाय गॉड, स्वेयर खाते हैं, भगवान की कसम खाते हैं, या वो लेते हैं, ठीक है, कसम लेते हैं बेसिकली कि भाई मैं जो है इस टाइम पीरियड के साथ के अंदर कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा इस लेडी के साथ, इस वुमेन के साथ, ठीक है। तो ये एक स्वेयर लेते हैं या वो लेते हैं दैट ही विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ फॉर 4 months और मोर, ठीक है। इनके ऐसा करने के बाद, क्योंकि भाई एक जो है मैरिज की एक ऑब्लिगेशन होती है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हस्बैंड। अब इस चीज के लिए वाइफ जो है
आरसीआर के लिए चली जाती है कोर्ट के पास, ठीक है। अब कोर्ट में जाके हस्बैंड या तो क्या कर सकता है, इन रिप्लाई हस्बैंड के पास क्या रेमेडी रहते हैं, या तो हस्बैंड अपने ये वर्ड्स वापस ले लेता है और इनकी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, जो मैरिटल लाइफ है वो नॉर्मल हो जाएगी, या तो रिट्रैक्ट कर लेगा अपने जो वर्ड्स हैं, जो कसम खाई है वो वापस ले लेगा, रिट्रैक्ट कर लेगा उसने जो वर्बली वो वर्ड्स बोले हैं, ठीक है, या फिर तलाक ले, ठीक है। तो या तो ये सारी चीजें वो रिज्यूम कर लेगा, अपने वर्ड्स रिट्रैक्ट करके, अपनी कसम वसम वापस लेके रिट्रैक्ट कर लेगा, रिज्यूम कर लेगा सारी चीजें वापस, या तो वो तलाक जो है ले लेगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हस्बैंड जो है उसको तो कोई ग्राउंड्स चाहिए नहीं होते, मुस्लिम लॉ कस्टमरी लॉज के अंदर कोई बेसिक कोई ग्राउंड्स तो रखे नहीं गए है मेल के लिए, वो जब चाहे तब डिवोर्स ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, तो या तो ये तलाक ले लेंगे डायरेक्टली, या तो जो इन्होंने इला के अंदर जो वर्ड्स बोले हैं वर्बली उसको रिट्रैक्ट कर लेंगे, रिज्यूम कर लेंगे, वापस ले लेंगे, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं, बेसिकली इसको वैसे प्रैक्टिस नहीं किया जाता इंडिया के अंदर अब, ठीक है। चलिए, ये थी इला की बात, ये आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद जीहर की बात आती है। व्हाट इज जीहर? What is here? You can unmute yourself and speak up. Under it, a husband compares his सबसे पहली wife बात तो with. कैपेसिटी की करेंगे। मैम कैपेसिटी, कैपेसिटी तो ऑल फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्सेस में सेम नहीं है। ठीक है, ऑल्दो बट फिर भी स्टिल वी हैव टू टेल, ठीक है। इसके अंदर भी साउंड माइंड था, मेजर था, इसके अंदर भी सेन होना चाहिए और एडल्ट होना चाहिए, यानी मेजर होना चाहिए, ठीक है। Although it is same, but I have to tell you each and every time in every topic, right? क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो I have to tell you, ठीक है। Although आप लर्न करने के लिए तो लर्न कर ही सकते हो कि ऑलमोस्ट सब में सेम है, ठीक है। तो एंड मेजर, चलिए बताइए, अब कॉन्सेप्ट बताइए क्या होता है जीहर का। Ma'am, under Zihar, a husband compares his wife with the other females of his family who come within prohibited degrees of relationship. ठीक है, एंड अगर हस्बैंड ने ये कर दिया है उसके बाद अगर वो वापस रिज्यूम करना चाहता है अपने सारी चीजों को, मैरिज को नॉर्मल करना चाहता है, तो वाइफ क्या डिमांड करेगी? To free 60 slaves. चलिए ये मैं बताती हूँ आगे, ठीक है। देखिए, कंपेयर वाला आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, अगर कोई मैन अपनी वाइफ को कंपेयर कर देता है अपनी मदर से या किसी भी फीमेल से जो कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आती हैं, जिससे कि वो आदमी शादी नहीं कर सकता है, उनसे अगर वो अपनी वाइफ को कंपेयर कर देता है तो दैट इज जीहर। अब इसके अंदर अगर वो चाहता ही था कि भाई जानबूझ के उसने ऐसा किया, जीहर, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो चाहता है अब कि नॉर्मल हो जाए, तो उसकी वाइफ जो है, देखिए सबसे पहली बात तो उसने जीहर ये जो चीज है कर दी है, तो वाइफ मना कर सकती है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मी, ठीक है भाई, तूने अपने मेरे को बहन बोला है तो ठीक है, आई विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू, ठीक है ना। कौन सी फीमेल और मदर से कंपेयर कर रहा है ना, यानी कि उन फीमेल से जो कि उसके प्रोहिबिटेड डिक्रीज के अंदर आते हैं, जिनसे वो शादी कर ही नहीं सकता। तो वाइफ के पास पहला राइट तो यही है कि शी कैन रिफ्यूज टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम। ऑल्सो तीन डिमांड्स, कस्टमरी लॉ की बात कर रही हूँ, तीन डिमांड्स दी गई थी उनको, बोलेगी तीनों में से किसी एक को फुलफिल कर दो और वापस जो है इसको रिज्यूम कर लेते हैं। तो वो डिमांड्स क्या है? या तो वो बोलेगी कि तुम 60 पुअर पीपल को फीड करो, या तो तुम्हारी जितनी भी स्लेव्स हैं उनको रिलीज कर दो, ठीक है, या फिर 2 मंथ्स का तुम फास्ट रखो, 2 मंथ्स का तुम फास्ट रखो, ठीक है। और वाइफ क्या कर सकती है? वाइफ कोर्ट भी जा सकती है। कोर्ट जाके वाइफ कहेगी कि भाई या तो इसको बोलो इन तीनों में से किसी एक डिमांड को फुलफिल करे और रिज्यूम करे, और इसको नहीं रिज्यूम करना है तो इसको बोलो कि मुझे तलाक दे दे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जीहर। अब ये अवेलेबल नहीं है, इला और जीहर जैसी चीजें अब ये और नहीं होती है, जीहर भी इज नॉट अवेलेबल एनी मोर, ठीक है। बट हमें पता होना चाहिए जो पुराने कस्टमरी लॉज हैं, ठीक है, सबके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बाय हस्बैंड क्या क्या डिवोर्स होते हैं, ठीक है। बाय हस्बैंड कौन कौन से डिवोर्स होते हैं? तलाक उल सुन्नत,
तलाक बिद्दत इल्ला ज़िहर। ठीक है, अब हम फाइनली पढ़ेंगे बाय वाइफ। बाय वाइफ कौन सा तलाक होता है बताइए, कोई अनम्यूट करके बोल सकता है? तलाक तफवीज। होता क्या है इसमें? Ma'am, it is a delegate. It is also known as delegated divorce. Under it, the husband gives power to the wife to divorce herself and to get separated from the husband. देखिए, अब ये मैंने आपको कहा था जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि वाइफ के पास कोई भी राइट नहीं रहता है डिवोर्स का, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट राइट है। अभी भी देखिए, वाइफ के पास कोई राइट नहीं है डिवोर्स का। उसके पास राइट कब आता है? जब उसके हस्बैंड ने उसे वो राइट दिया। क्या राइट दिया? कि तुम मेरे से डिवोर्स ले सकती हो। तो ये राइट भी हस्बैंड ने दिया। ऑल्दो तलाक तफवीज बाय वाइफ ने, लेकिन उसे राइट तलाक देने का हस्बैंड नहीं दिया है। अगर हस्बैंड ने ऐसा कोई राइट नहीं दिया तो उसके पास तलाक का भी राइट नहीं होता। देखिए, इसके अंदर बेशक वाइफ जो है तलाक दे रही है, लेकिन यही माना जाता है कि हस्बैंड ही वाइफ को तलाक दे रहे हैं। प्रिज्यूम यही किया जाएगा कि हस्बैंड ही तलाक दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तलाक का राइट हस्बैंड ने ही दिया है वाइफ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हस्बैंड कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मेंटेन नहीं किया तो तुम मुझे डिवोर्स दे देना, तो ऐसा एग्रीमेंट हस्बैंड और वाइफ के बीच में बिल्कुल एक वैलिड एग्रीमेंट है। तो अब क्या हो गया? राइट आ गया वाइफ के पास। अब वो जो तलाक देगी हस्बैंड को, वो एक वैलिड डेलीगेटेड डाइवोर्स यानी कि तलाक तफवीज होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताया, यही एक केस में हुआ। हामिदुल्लाह वर्सेस फैजू मिसा। ठीक है, इसके अंदर यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हस्बैंड और वाइफ के बीच में कि भाई मैं तुम्हें मेंटेन नहीं करूंगा तो यू कैन गिव मी डिवोर्स। ऐसा ही हुआ तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई हाँ, ये बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट है जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बस इतना ही है तलाक तफवीज, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे पास आती है, देखिए हमने अब हस्बैंड पढ़ा, बाय वाइफ पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं म्यूचुअली कैसे डिवोर्स होता है, म्यूचुअल कंसेंट से। तो इसके भी दो तरीके के मैंने आपको बताए थे, ए इज खुला एंड बी इज मुबारक। ठीक है, खुला एंड मुबारक। तो खुला एंड मुबारक का भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ जी, बता सकता है कोई खुला और मुबारक क्या होता है? Ma'am, under Khula, the wife purchases his right of divorce from the husband for consideration. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, वाइफ ऑफर करती है हस्बैंड को कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। और सिर्फ ऑफर नहीं करती, ऑफर कैसे करती है? साथ में कंसीडरेशन देके कि मैं तुम्हें इतना पैसा या कुछ भी इतना कंसीडरेशन दूंगी और तुम मेरे को खुला छोड़ दो, आजाद कर दो, मेरे को फ्री कर दो इस शादी से। तो वाइफ इसमें क्या करती है? ऑफर देती है हस्बैंड को विद कंसीडरेशन। जैसे ही हस्बैंड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऑफर को, तो इसका इफेक्ट जो है आ जाएगा। देखिए, हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया, इफेक्ट हो गया वैलिड। ठीक है, तलाक हो गया। अब बाद में अगर वुमेन ने कंसीडरेशन देने से मना कर दिया, तो क्या ये इनवैलिड जो है खत्म हो जाएगा इफेक्ट इस तलाक का? नो। तो तलाक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंसीडरेशन ना देने का। द टाइम हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया, तलाक हो गया। अब बाद में वाइफ कंसीडरेशन दे रही है नहीं दे रही, उसका कोई भी इफेक्ट तलाक पे नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हस्बैंड का राइट है, क्योंकि इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक तरीके से, है ना, तो हस्बैंड का राइट है तो वो क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में जाके इसे। लेकिन इसका तलाक पे, इस चीज का तलाक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तलाक पे नो इफेक्ट। लेकिन हाँ, हस्बैंड इसको अपने कंसिडरेशन को, उनका राइट है तो क्लेम कर सकते हैं कोर्ट जाके। ठीक है, देखिए लेकिन शिया लॉ में एक और चीज बता रखी। शिया में कहा गया है
कि भाई अगर हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हस्बैंड ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो ये इररेवोकेबल हो जाएगा। लेकिन लेकिन ड्यूरिंग इद्दत पीरियड अगर वाइफ ने अपना ये जो कंसिडरेशन है ये रिक्लेम कर लिया तो भाई वो रिवोक हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पे रिवोक करने का टाइम इद्दत पीरियड तक का दे रखा है कि इद्दत पीरियड के दौरान अगर वाइफ ने वापस मांग लिया अपना कंसिडरेशन तो डिवोर्स जो है उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ शिया लॉ के अंदर है। वहीं अगर हम मुबारत की बात करें तो देखिए, खुला में अंदर ऑफर कौन दे रही थी? वाइफ। और ऑफर कैसे दे रही थी? विद कंसिडरेशन। तो मुबारत के अंदर ईदर पार्टी कैन गिव ऑफर। इसके अंदर ईदर पार्टी ऑफर दे सकती है, वाइफ भी दे सकती है और हस्बैंड भी दे सकते हैं। लेकिन खुला के अंदर सिर्फ वाइफ ऑफर दे रही थी। दूसरी बात, खुला के अंदर विद कंसिडरेशन है, यहाँ पे कंसिडरेशन जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात की गई है, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की ही बात की गई है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको लर्न करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खुला एंड मुबारत। इसके डिफरेंस तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऑल्सो ये जो शिया वाला जो कॉन्सेप्ट है खुला में, ये भी पता होना चाहिए, राइट। चलिए, मैम अंडर खुला एंड मुबारक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स रिवोकेशन कब हो सकता है, कब तक हो सकता है? हाँ जी, रिपीट कीजिए। मैम खुला एंड मुबारक डाइवोर्सेस में रिवोकेशन कब तक हो सकता है? ठीक है, देखिए खुला और मुबारक जो है, मैंने आपको बताया कि इनका खुला में जैसे ही वाइफ ने ऑफर किया कि मैं तुम्हें इतना कंसिडरेशन दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हें इतना कंसिडरेशन दूंगी, और हस्बैंड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसी टाइम से इफेक्ट हो जाएगा। जिस टाइम इसने एक्सेप्ट कर लिया, इफेक्ट हो जाएगा, इररिवोकेबल हो जाएगा। लेकिन ये इन जनरल हम खुला की बात कर रहे हैं। लेकिन सुन्नी और शिया में अगर हम डिफरेंस करें तो शिया लॉ है, उन्होंने कह रखा है कि भाई हाँ ऐसा हो जाता है कि वाइफ ने ऑफर दिया, हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया, तो हम मानते हैं कि इररिवोकेबल हो जाता है। लेकिन हमारे में क्या है, अगर वाइफ इद्दत पीरियड के अंदर, ये सिर्फ शिया की बात करी, हमारे में क्या है कि वाइफ अगर इद्दत पीरियड के दौरान रिक्लेम कर लेती है अपना कंसीडरेशन, तो ये जो तलाक है इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये जो तलाक है ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको इनडायरेक्टली देखें तो वो रेवोकेशन की ही बात कर रहा है, ठीक है, कि भाई इद्दत पीरियड तक रिक्लेम कर लिया तो वो रिवोक होने के चांसेस हैं, तलाक फिर कैंसल हो जाएगा शिया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ शिया के लिए बता रखा है, अदरवाइज यही बोल रखा है कि खुला अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करते ही वो इररेवोकेबल हो जाएगा, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन शिया में अपना अलग से बता रखा है कि इद्दत पीरियड के अंदर अगर क्लेम कर लेता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, ओके आ गया, चार्ट में देख लिया मैंने। अब आगे चलते हैं। लियन, देखिए हमने अभी तक पढ़ा पहले हस्बैंड, फिर वाइफ, फिर म्यूचुअल कंसेंट। अब फोर्थ है हमारे पास लियन। लियन क्या होता है, कोई बता सकता है? When a husband made false charge of adultery on the wife. ठीक है, फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री। इसमें प्रोसीजर क्या रहता है, अगर कस्टमरी लॉ की इनकी बात करें तो इसमें होता क्या है? बताइए, हमने डिस्कस किया था कि कस्में खाते हैं, याद आया कि भाई पहले वाइफ जो है
ठीक है, तो ये फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री है। अब वाइफ बोलेगी हस्बैंड को कि भाई तुम स्वेयर लो, गॉड की स्वेयर लो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम भगवान की कसम खाओ, अदरवाइज तुम एडमिट कर लो अपनी गिल्टी कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो हस्बैंड को स्वेयर खिलाई जाती है, या तो हस्बैंड को खानी होती है तो वो स्वेयर खा लेते हैं, अदरवाइज वो क्लेम अपनी जो गिल्टी है उसको एडमिट कर लेते हैं कि उन्होंने झूठा चार्ज लगाया था। ठीक है, दूसरी बात, फिर फीमेल को कसम खिलाई जाती है कि भाई वो सच बोल रहे हैं, अब उन्होंने तो कसम खा ली, अब तुम भी खाओ। तो ये जो होता है इनका कस्टमरी जो है प्रोसीजर रहता है कि भाई एक बार हस्बैंड जो है कसम खाते हैं या फिर एडमिट कर लेते हैं अपनी गिल्टी, फिर वाइफ को कहा जाता है कि भाई तुम स्वेयर खाओ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्योंकि ये फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री है वाइफ के ऊपर जो कि हस्बैंड ने लगाया है, तो यहाँ पे वाइफ जो है वो डिवोर्स ले सकती है, कोर्ट जाके वो डिवोर्स ले सकती है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं लियन के अंदर, आपको बस ये याद रखना है कि फॉल्स चार्ज है एडल्ट्री का कि जो हस्बैंड लगाते हैं वाइफ के ऊपर, और इससे वाइफ के पास राइट आ जाता है टू क्लेम डिवोर्स। ठीक है, दूसरी बात अगर हम पढ़े तो फस्क, ये दोनों टॉपिक है लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो थोड़ा बहुत तो मतलब आपको पता होना चाहिए, लेकिन तलाक बिद्दत जो ट्रिपल तलाक है वो अच्छे से करना है आपको, हसन हसन आपको अच्छे से करना है, खुला और मुबारक आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ये आपको एज ए शॉर्ट नोट भी पता होंगे तो चलेगा। तो फस्क क्या होता है? Divorce through काजी। ठीक है, इसमें वाइफ जाती है वाइफ जाती है काजी साहब के पास, ठीक है, टू टेक द डिवोर्स, ठीक है, टू अप्लाई फॉर द डिवोर्स इंस्टेड, आई विल से कि वाइफ जाती है काजी साहब के पास कि भाई मेरे को अप्लाई करना है डिवोर्स के लिए। ठीक है, कि भाई मेरे को अप्लाई करना है डिवोर्स के लिए, लेकिन अब क्या है, मैंने आपको कहा था कि मुस्लिम कस्टमरी लॉ में वाइफ को कोई भी राइट नहीं दिए जाते टू क्लेम डिवोर्स। ठीक है, वाइफ को कोई भी राइट नहीं दिए जाते टू क्लेम डिवोर्स। लेकिन तो इसमें स्कूल्स के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गई, तो इसीलिए ये जो फर्स्ट है, क्योंकि ये ग्राउंड ही था एक तरीके से कि भाई शिया कहता था देने हैं कि भाई कोई भी रिक्वायरमेंट हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सॉरी सुन्नी कहता है कि हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अलग अलग उनके स्कूल्स के भी अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स थे, है ना, क्योंकि भाई इसमें तो वाइफ के पास राइट आ जाता है ना डिवोर्स का, लेकिन हमारे कस्टमरी लॉ के हिसाब से तो क्या है कि वाइफ के पास कोई राइट नहीं होना चाहिए, मेल हमारा सुपीरियर पोजीशन में है, हमेशा मेल के पास ही राइट हो। तो इसमें तो डायरेक्टली वाइफ के पास आ जाते कि वो काजी साहब के पास जाकर सीधा डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रही है। तो इस चीज पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए कि भाई वाइफ को नहीं देने चाहिए, ग्राउंड्स वाइफ को नहीं देने चाहिए, इसमें डायरेक्टली आ जाता है। तो फाइनली जो हमारे पास आया वो आया डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर अब वाइफ को इन सारी आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करने के लिए इसके अंदर वाइफ को ग्राउंड्स दे दिए गए। ठीक है, कि भाई इन इन ग्राउंड्स पे जो है ये जो वाइफ है, ये मुस्लिम वुमेन जो है ये डिवोर्स ले सकती है। तो ये अब फस्क की बात खत्म हो गई। जो भी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे कि सुन्नी कह रहा था हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, शिया अपना अलग कह रहा था, अलग अलग स्कूल अपने अलग अलग कह रहे थे, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे ये यहाँ पे ये खत्म हो जाता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के बाद, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, छोटा सा ही है ये, ठीक है, इसके अंदर 4-5 सेक्शन ही आपको दे रखे हैं और उसके अंदर जो वाइफ का जो ग्राउंड्स है वो आपके बता रखे हैं। ठीक है, तो कोई बता सकता है इस एक्ट के बारे में कुछ? बताइए क्या था इस एक्ट के अंदर, क्या ग्राउंड्स दे रखे थे, कुछ भी आपको अगर कुछ भी पता हो। Ma'am, mainly 8 grounds were given and 9th ground was like residuary, जैसा कोर्ट को ठीक लगे, या मतलब जो मुस्लिम लॉ में कोई ग्राउंड रिकॉग्नाइज किया गया हो। हम्म क्या And ग्राउंड्स हैं, कौन से सेक्शन में ground दिए गए हैं? section 2 गुड। and the grounds were absence of husband for 4 years, यस, failure to maintain the wife for 2 years, चलिए एक एक करके बताएंगे, ठीक है।
देखिए, डिवोर्स ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इसके अंदर जो आपको पढ़ना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन नंबर 2, कि उसके अंदर कुछ ग्राउंड्स बता रखे जिसमें वाइफ डिवोर्स ले सकती है, जिसमें वाइफ जो है डिवोर्स ले सकती है। तो पहला ग्राउंड, जैसे कि स्टूडेंट ने बताया, पहला ग्राउंड क्या दे रखा है कि भाई एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, वो भी 4 years और मोर। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये भी प्रिस्क्राइब किया गया है। चलिए दूसरा पॉइंट बताइए। Husband's failure to maintain wife for 2 ठीक है, years. अगर हस्बैंड फेल हो जाता है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो भी, इसका भी टाइम दे रखा है 2 years। और इसके अंदर जो है इंटेंशन बिल्कुल इररेलीवेंट है। इंटेंशन हो ना हो, आप गरीब हो गए हो, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, हाँ जी। थर्ड पॉइंट, Uh, अच्छा इसके husband, अंदर एक और केस लॉ है, 1 सेकेंड, इसके अंदर एक केस है बाई फातिमा वर्सेस वर्सेस मुन्ना मिराज। इस केस के अंदर क्या हुआ कि पहली बात तो वाइफ अलग रह रही है, बिना किसी ग्राउंड के रह रही है, उसका कोई इंटेंशन भी नहीं है वापस आने का। तो इस केस के अंदर वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इस केस में वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, अलग रह रही है, बिना किसी ग्राउंड के रह रही है, उसका इंटेंशन भी नहीं है वापस आने का, तो अब तुम्हें कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट बताइए। imprisonment of husband for 7 years. ठीक है, अगर हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो जाती है फॉर 7 years और मोर। अब इसके अंदर जरूरी ये है कि जो इम्प्रिजनमेंट है ये फाइनल हो। ठीक है, ये फाइनल हो, उसी के बाद जो है इस ग्राउंड पे, जब इम्प्रिजनमेंट फाइनल हो जाती है उसी के बाद इस ग्राउंड पे डिवोर्स दिया जा सकता है। ठीक है, जब सेंटेंस फाइनल हो जाएगी तब इस ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है। हाँ जी, आगे चलिए। Husband's failure to perform marital obligations. ठीक है, देखिए Okay. कुछ मैरिटल ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको अगर फुलफिल नहीं करे विद इन पीरियड, बताइए। 3 years. ठीक है, विद इन 3 years अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं मैरिटल ऑब्लिगेशन को निभाने से, तो इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स लिया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Impotency of husband. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड। 1 second, लेट मी रेज इट ऑल। चलिए, इम्पोर्टेंसी, लेकिन इसमें क्या है, अगर ये क्योर हो सकती है तो क्या होगा, और क्योर नहीं हो सकती तो क्या होगा, बताइए। देखिए, इफ इट कैन नॉट बी क्योर्ड, तो ये तो डायरेक्ट सी बात आ जाएगी, ऑब्लिगेशन हो जाएगा कोर्ट के ऊपर कि भाई देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्योर हो जाता है तो 1 year का टाइम मिलेगा। ठीक है, 1 year का टाइम दिया जाएगा टू जस्ट सेटिस्फाई दैट यू आर क्योर्ड। ठीक है, इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए दैट इट कैन बी क्योर्ड एंड इट इज क्योर्ड, 1 year का टाइम पीरियड दिया जाएगा टू सेटिस्फाई। किस केस में, अगर वो क्योरेबल नेचर की है, वो क्योर हो सकती है। ठीक है, आगे, अगर उसको ये किसी बीमारी के कारण हो रहा है और वो जो उसकी बीमारी है वो जो है क्योर हो सकती है बेसिकली, तो 1 year का टाइम दिया जाएगा उसे। आगे चलिए, 6 पॉइंट। Insanity, हम्म, venereal disease, and leprosy was also there, but it has been removed by 2019 Act. देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या है, इंसैनिटी है, और क्या है बताइए।
लेप्रोसी था जो कि बता दिया है। एंड थर्ड इज, आपने अभी अभी बोला था, देखिए ये अब नहीं है, इंसैनिटी, कम्युनिकेबल डिजीज है यानी कि कोई, तो वो भी इसके अंदर आ जाती है। एंड आगे चले तो बताइए। Repudiation of marriage by wife between 15 to 18 years. लेकिन जरूरी क्या है? The marriage has not been consummated, even if it has been consummated, but it has been consummated without wife's consent, then also this ground is available to the wife. देखिए ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए लिखा गया है कि रेपुडिएशन ऑफ मैरिज, मैरिज रेपुडिएट कराई जा सकती है 15 से 18 साल के बीच में बाय द वाइफ। ठीक है, वाइफ के द्वारा रेपुडिएट कराई जा सकती है। देखिए लिखा गया है कि कॉन्ज्यूमेशन नहीं होना चाहिए, इस पीरियड की बात की गई है। इस पीरियड के दौरान कॉन्ज्यूमेशन, फिजिकल रिलेशनशिप्स नहीं हुए होने चाहिए। ठीक है, अगर उसकी शादी, अगर वो माइनर होती है और उसकी शादी 15 साल से पहले कराई होती, 15 साल से पहले भी हो सकती है ना, जैसे कि लिखा गया मेजोरिटी की एज क्या है, मैंने आपको बताया था कल भी कि 15 इयर्स एंड प्यूबर्टी। अगर फॉर एग्जाम्पल 12 साल की थी वो, उसको प्यूबर्टी अटेन उसने कर ली और उसकी शादी करा दी गई, उसके बाद अगर कंज्यूमेशन हुई, ठीक है, उसके बाद अगर 15 साल तक अगर कंज्यूमेशन हुई, तो दैट डज नॉट इफेक्ट द राइट ऑफ वाइफ। तो वो राइट, वाइफ के राइट को डिफीट नहीं करती ये चीज कि 15 साल से पहले उनकी कंज्यूमेशन हुई थी। ठीक है, लेकिन 15 से 18 साल के बीच में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि कंज्यूमेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो बेर एक्ट में जो लिखा गया है वो इस वाले पीरियड की बात कर रहे हैं, और इससे पहले अगर हुआ हो तो वो वाइफ के राइट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। इसके लिए हमारे पास एक केस लॉ भी है, गुलाम सकीना वर्सेस फलक शेर अल्लाह बख्श। फलक शेर अल्लाह बख्श। देखिए इस केस में भी यही हेल्ड हुआ। इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि भाई अगर कंज्यूमेशन हुआ है ऑफ द मैरिज बिफोर द एज ऑफ 15 इयर्स, और अगर अब उसे रेपुडिएट करानी है तो वो बिल्कुल रेपुडिएट करा सकती है, ये जो राइट है उसका बिल्कुल भी डिफीट नहीं होता। लेकिन जो बात की गई है, क्योंकि प्रोविजन में वो बात की गई है इस टाइम पीरियड की ऑफ द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, तो इस टाइम पीरियड से अगर पहले कंज्यूमेशन हुआ है तो वो डिफीट नहीं करता राइट को ऑफ रेपुडिएशन। ठीक है, 7th पॉइंट समझ आया? आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Cruelty of husband. यहाँ पे किस क्रुएलिटी की बात की गई है बताइए? It can be mental or physical, both. ठीक है, अगर हस्बैंड ने एक शादी कर ली है, एक शादी कर लिया हस्बैंड ने, ए जो हस्बैंड है उसने बी से शादी कर ली, और ए ने फिर एक और शादी कर ली सी से, तो बी के ऊपर क्या ये क्रुएलिटी हुई? क्या ये इस ग्राउंड पे कि भाई सेकंड मैरिज कर लिया और उससे मेरे को क्रुएलिटी हो रही है, मेंटल क्रुएलिटी, तो ये ग्राउंड होगा क्या मुस्लिम लॉ में? Yes. ठीक है, तो इट इज अ ग्राउंड। तो ये इतवारी वर्सेस एक केस हुआ, ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली कह दिया कि भाई ये जो सेकंड मैरिज है ये भी एक तरीके की क्रुएलिटी है ऑन द फर्स्ट वाइफ, और वो इस ग्राउंड पे जो है, क्योंकि देखिए वो देख देख के रोज उनको मेंटल क्रुएलिटी हो रही है, तो ये ग्राउंड है क्रुएलिटी का, और ये जो केस है इसमें स्पेसिफिकली ये बात हेल्प कर दी गई। नाउ ठीक, अब जो 9th ग्राउंड है इस पे आते हैं। ठीक है, बताइए। मैम ऐसा कोई ground which is recognized by modern law.
For example, divorce by Ila Zihar, ठीक Khulam है, Mubarak. तो देखिए ये सिंपल सिंपल हमारे पास है, ये हमको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने इससे पहले क्या किया हुआ है, हिंदू लॉ किया हुआ है। ऑल्दो हमने ये सारी चीजें उसके अंदर मिलती जुलती देखी हुई हैं कि भाई उसके अंदर भी अगर हमने क्रुएलिटी देखा था उसमें अलग से ग्राउंड नहीं था, लेकिन क्रुएलिटी में जो है ग्राउंड आता था, है ना। बहुत सारे ग्राउंड्स अलग से जो है डाल दिए गए थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्रुएलिटी में सेकंड मैरिज भी डाल दिया गया है। तो क्रुएलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल क्रुएलिटी भी, ठीक है, किसी भी तरीके की। जैसे सेकंड मैरिज है तो फर्स्ट वाइफ पे होगा, रोज देख देख के मेंटल क्रुएलिटी उसको होगी, तो ये भी एक ग्राउंड बना के डाल दिया गया। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है प्यूबर्टी वाली, रेपुडिएशन अगर कराना है, ठीक है, रेपुडिएशन अगर कराना है किसी गर्ल को अपनी शादी का, तो रेपुडिएशन में जो एज लिमिट है वो आपको याद रखनी है, और कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसका कि कब होने पे डिफीट होगा कब नहीं होने पे डिफीट होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सेंटेंस फाइनल हो जाएगा तब वो ग्राउंड राइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आज के लेक्चर को हम छोटा सा एक ग्राफ बना के छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो हमने तलाक के बारे में बात की। तलाक क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। देखो, एक तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डेथ से ही हो जाता है कि भाई हस्बैंड की डेथ हो गई और फिर वाइफ जो है विडो हो गई, तो विडो वाला वो इद्दत पीरियड काटेगी और ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाता है डेथ पे। और दूसरा आता है तलाक। अब तलाक हमने पढ़ा कि कौन कौन दे सकता है, कि हस्बैंड तलाक दे सकते हैं, वाइफ तलाक दे सकती है, म्यूचुअल कंसेंट से जो है डिवोर्स हो सकता है, और कोर्ट के तरीके से डिवोर्स हो सकता है ना। हमने देखा कि जो हस्बैंड है किन किन तरीकों से तलाक दे सकते हैं। तलाक सुन्नत, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अहसन और हसन। फिर हमने देखा तलाक बिद्दत, फिर हमने देखा इला, फिर हमने देखा जीहर, ठीक है। वाइफ के केस में हमने देखा तलाक तफवीज। म्यूचुअल कंसेंट के अंदर हमने देखा खुला एंड मुबारक, ठीक है। फिर बेसिकली कोर्ट के लिए हमने देखा जो है फर्स्ट जो था हमारा, उसके बाद हमने देखा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, ठीक है। एक्ट के अंदर हमने सेक्शन 2 के अंदर बेसिकली बहुत सारे ग्राउंड्स देखे कि इन ग्राउंड्स पे जो महिला है, ठीक है, मैन तो है ही सुपीरियर पोजीशन में, वो तो तलाक ले ही सकता है, इनफैक्ट उसे तो ग्राउंड्स की भी जरूरत नहीं है मुस्लिम कस्टमरी लॉ में। लेकिन वाइफ को जो है कोई भी कस्टमरी लॉ में जो है राइट नहीं दिया गया था डिवोर्स लेने का, इसलिए फाइनली ये एक्ट बनाया गया और इसमें वाइफ को भी कुछ ग्राउंड्स दिए गए डाइवोर्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं ऑल्दो वो भी हमने देख लिए हैं, ठीक है। देखिए, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है ये दीज टू, और आपको इसका सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 है जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखना है। और क्या देखना है आपको? तलाक की जो एसेंशियल्स हैं वो देखने आपने, ठीक है। तलाक के जो एसेंशियल्स हैं वो देखने हैं। अहसन और हसन के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बिद्दत पता होना चाहिए आपको, यानी कि ट्रिपल तलाक, उसका पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए। बिफोर 2017 क्या है, आफ्टर 2017 क्या है, कि भाई शायरा बानो केस आया, उसके बाद एक्ट बना दिया गया जिसके अंदर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, कितनी सजा रखी गई, ठीक है। तलाक तफवीज जो है, इसको मैं कहूंगी ये ये जो टॉपिक है ये आपको पता होना चाहिए, एज अ शॉर्ट नोट के हिसाब से आपको ये पता होने चाहिए ये दोनों टॉपिक्स। इनफैक्ट लियन और फस्क भी, लियन और फस्क भी आपको शॉर्ट नोट की तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द तलाक। जो हमारा टॉपिक है तलाक का, ये हमारा खत्म होता है आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा बहुत अच्छे से। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. अगर आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल IJS Law Classes फॉर मोर सच वीडियोस. You can also share this lecture with your friends. Yeah, this was all for today's lecture. Now let's meet in the next lecture.